दोस्तों, भारत सरकार हर साल अपना बजट पारित करती है। इस बजट में हर सेक्टर के लिए उनका हिस्सा होता है, लेकिन इस बजट में जिसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो है डिफेंस सेक्टर। इस सेक्टर में भारत को अपनी जरूरत का बहुत सारा पैसा इंपोर्ट करने में देना पड़ता है। भारतीय सेना के लिए हथियार जैसे फाइटर जेट, राफेल, मिसाइल और कई तरह की तकनीक खरीदी जाती हैं, जो सरकार के लिए भारी पड़ जाता है। लेकिन अब भारत रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों की डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। वो अपने इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही अपने बनाए हथियारों का एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी करना चाहता है। इसे लेकर मोदी सरकार लगातार अपने मेक इन इंडिया मिशन पर काम कर रही है और इसका ये रिजल्ट रहा है कि भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में 6.5 गुना बढ़ोतरी कर ली है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए आज के इस वीडियो में भारत के डिफेंस सेक्टर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और जो कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, उनके आगे क्या चैलेंज है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार अब एक ही मिशन पर काम कर रही है और वो है मेक इन इंडिया। इस मिशन के तहत हर सेक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन डिफेंस सेक्टर पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इन हथियारों को लेकर ही भारत सरकार का बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। साथ ही साथ हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता भी बढ़ जाती है, जो देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे देखते हुए भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्वदेशी हथियार बनाकर इस डिपेंडेंसी को कम कर रही हैं, साथ ही साथ हथियारों के एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रही हैं। वहीं इसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। आज इन भारतीय कंपनियों के पास बहुत सारे ऑर्डर भी आ रहे हैं। इन कंपनियों का रेवेन्यू एक्सपेंशन भी तेजी से बढ़ा है। सरकार की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि देश में लोकलाइजेशन को बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को कम किया जाए। सरकार के इस कदम से इन्वेस्टर का अट्रैक्शन डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, आजादी के बाद भारत की आर्थिक हालत सही नहीं थी, जिसके कारण यहां सरकार ने डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था। वहीं प्राइवेट कंपनियां इसमें हाथ डालना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें अपने इन्वेस्ट का प्रॉफिट वापस लेने में बहुत लंबा समय लग जाता है। क्योंकि भारत में किसी भी सरकारी काम में पेपर प्रोसेस बहुत ही लंबा चलता है और इसका उदाहरण राफेल जेट है, जिसके प्रोसेस में ही सालों लग गए थे। इस कंडीशन को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर डिफेंस से दूर ही रहा, लेकिन बाद में सरकार को लगने लगा कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व हुए बिना देश को आत्मनिर्भर और मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस के दरवाजे खोल दिए गए। इसके साथ ही वर्किंग प्रोसेस में बदलाव किया गया, जिससे इन्वेस्टर इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व होते ही भारत के डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होती गई। आंकड़ों के मुताबिक भारत साल 2014-15 में 2000 करोड़ रुपए से कम डिफेंस एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में एक्सपोर्ट बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो गया। वहीं साल 2022 के लिए बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़कर अब 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, भारत का खुद के डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनने का एक कारण यूक्रेन रूस युद्ध भी है। जब से युद्ध छिड़ा है, तभी से ये बात पूरी दुनिया के सामने साफ हो गई है कि हथियारों को लेकर दूसरे देश पर निर्भर रहना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इस युद्ध में यूक्रेन के हथियारों से लेकर स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहीं रूस हथियारों के बाजार का बादशाह है, ऐसे में यूक्रेन की हार पक्की थी। लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार देकर उसे जंग में 10 महीने तक रूस के सामने खड़ा रहने की ताकत दी। इसके अलावा रूस, जो खुद सबसे ज्यादा हथियार बेचता था, वो युद्ध में बिजी होने के कारण दूसरे देशों को हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे खुद को हथियार चाहिए। भारत भी रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इस जंग की वजह से भारत को हथियारों की सप्लाई बाधित हो रही है और इस वक्त भारत के किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति बन जाती है तो उसके सामने हथियारों को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत के पास फिक्स डिफेंस इक्विपमेंट है और नए हथियारों की सप्लाई हो भी पाएगी या नहीं, इसकी भी शंका बनी हुई है। ऐसे में भारत के हारने के चांस ज्यादा हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार ने जान लिया है कि इस डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अपने खुद के लोकलाइजेशन को बढ़ाकर डिफेंस को ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि हम किसी के भरोसे ना रहें और जब तकनीक हमारी होगी तो हम कभी भी कितने ही हथियार तैयार कर सकते हैं। हथियारों में लोकलाइजेशन को बढ़ाने से दूसरा फायदा यह होगा कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो इकोनॉमी में बूम आएगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कई स्टेप्स भी लिए हैं। इसमें सबसे पहले जो पेपर होता था उसे आसान कर दिया गया है। जैसे इंडियन नेवी को किसी शिप की जरूरत है तो पहले उसे खरीदने में ही सालों बीत जाते थे।
8-10 साल बीतने के बाद क्लियरेंस मिलता था और उसके बाद 10 साल बाद जहाज मिलता था। यानी कि एक चीज को खरीदने में 10 से 15 साल लग जाते थे। इतने सालों में उस जहाज या जेट की तकनीक भी एक्सपायर हो जाती थी, वो पिछड़ जाती थी। इसके अलावा यहाँ प्राइवेट सेक्टर अपना रिटर्न पाने के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने अब प्रोक्योरमेंट को आसान बना दिया है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि जो कंपनी डिफेंस सेक्टर में आना चाहती है वो किसी भी प्रोजेक्ट में 70% खुद वहन करेगी और 30% प्राइवेट कंपनी। इसके अलावा तीसरा स्टेप जो केंद्र सरकार ने एफडीआई को लेकर लिया है उसका पूरा नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ एफडीआई का प्रतिशत बढ़ाकर 74 कर दिया गया है, जो पहले 49% ही था। दोस्तों, पहले ये पार्टनरशिप बहुत कम थी क्योंकि जो बाहर की कंपनियां 49% पर भारत आना पसंद नहीं करती थी क्योंकि यहाँ उनकी ओनरशिप नहीं थी। लेकिन अब ये प्रतिशत बढ़कर 74% तक कर दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा और बेहतर कदम है। इसके साथ ही अगर कोई कंपनी सरकार की परमिशन के साथ आती है तो यहाँ 100% तक मालिक हो सकती है, जो आने वाले समय में भारत के डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। अगर एफडीआई कम रहता है तो कोई भी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी, लेकिन ये ज्यादा होता है तो विदेशी कंपनी यहाँ दिल खोल कर आएगी। इस मामले को लेकर आंकड़े देखें तो साल 2020 से लेकर 2022 तक $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ही देश में आया है। ये सब भारत सरकार के एफडीआई को लेकर उठाए गए कदम का नतीजा है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के मिशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कदम भी उठाया है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट देश में बन सकते हैं लेकिन हम उन्हें बाहर से मंगवा रहे हैं। इनके इंपोर्ट पर सरकार ने बैन लगा दिया है। इस लिस्ट में करीब 400 ऐसे इक्विपमेंट हैं जो यहाँ बनाए जा सकते हैं, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करके बेवजह पैसे बर्बाद करते थे। सरकार ने अब इन पर बैन लगाकर इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया है, लेकिन यहाँ जो दिक्कत है वो है एफडीआई। दरअसल दोस्तों, अगर बाहर की कोई डिफेंस कंपनी भारत आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो अपने साथ पैसे के अलावा तकनीक भी लाती है। फिलहाल भारत का हाल है कि उन्हें पैसे के साथ तकनीक की भी जरूरत है। इसके साथ ही भारत सरकार ने कुछ टारगेट भी सेट किए हैं जिसके आधार पर डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि साल 2025 तक डिफेंस का प्रोडक्शन 2 लाख करोड़ के लगभग होना चाहिए, जिसमें 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का टारगेट है। इसके लिए भारत ने साल 2022-23 के बजट में डिफेंस का बजट 5.3 ट्रिलियन रुपए रखा। वहीं आने वाले बजट यानी साल 2023-24 के बजट में डिफेंस सेक्टर के बजट को और बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, आज केंद्र सरकार की लगातार कोशिश के बाद ये नतीजा सामने है कि देश में करीब 195 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इनकी संख्या में बढ़ोतरी होना जरूरी है क्योंकि भारत अमेरिका, रूस जैसे देशों से बहुत पीछे है। दोस्तों, यहाँ भारत के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि यहाँ की कंपनियां ज्यादा बड़ी नहीं हैं, उनके पास पैसा भी कम है और हमें बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है क्योंकि डिफेंस सेक्टर ऐसा है जिसमें लंबे समय तक पेशेंस रखने की जरूरत है। ये छोटी छोटी कंपनियां सरकार से रिटर्न मिलने का इंतजार नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास सालों तक टिके रहने का बेस नहीं होता है। वो सप्लाई डिलीवरी के प्रोसेस को झेल नहीं सकती है क्योंकि डिफेंस में तभी हाँ मिलती है जब सरकार इसका परीक्षण करे और पूरी संतुष्टि मिलने के बाद ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू होता है और इन सब में लंबा समय चला जाता है। वहीं जैसे जैसे नई स्टार्टअप या कंपनी आती जाएंगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि यहाँ बड़ी कंपनियां या बड़े निवेशक आएं, तभी भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत और आत्मनिर्भर होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।